हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र सोलंकी, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज हम लोग एक स्टिग्मा विषय पे बात करेंगे जिसको एक टैबू भी कहा जाता है भारत में। दैट इज अबाउट डिवोर्स। डिवोर्स रेट इन इंडिया एज सच इज़ नॉट वेरी अलार्मिंग, बिकॉज आज मैं आपके साथ में ये भी शेयर करने वाला हूँ कि बाकी सारे कंट्रीज़ में क्या रेट होता है। जैसे पोर्टुगल की बात करें तो 92% है, स्पेन की बात करें तो 86% है, रशिया की बात करें तो 74% है, यूएसए में 45% है, चाइना में 44% है, यूके में 41% है, सिंगापुर में 28% है, इवन थाईलैंड में 25% है। बट अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये सिर्फ अभी तक 1% है। 1% मतलब भारत में हर साल करीबन 1 करोड़ शादी होती है और उसमें से 1 लाख के आसपास हमारे यहाँ डिवोर्स होता है। डिवोर्स को पहले भी और आज भी एक स्टिग्मा देखा जाता है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मिडिल क्लास में होता है या लोअर क्लास में होता है या हाई क्लास में होता है। ऑल क्लासेस आर अफेक्टेड बाय दिस स्टिग्मा, और कहीं ना कहीं ये इश्यू आते रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो बड़े बड़े फिल्म स्टार होते हैं, आमिर खान की 2 शादियां हुई है। पहली शादी 15 साल के बाद में, दूसरी शादी 15 साल के बाद में टूटी है। फरहान अख्तर और अनुधा की बात करें तो 16 साल के बाद में उनकी शादी टूटी है। ऋतिक रोशन और सुशांत खान की 14 साल के बाद में हुई है। अरबाज खान, मलाइका और आप जानते हैं जैसे 18 साल के बाद में हुई है। फिल्म स्टार की बात क्या, अगर हम लोग बिजनेसमैन की बात करें या कॉर्पोरेट लेवल की बात करें, हर एक जगह पे ये कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा बना हुआ है और ये प्रॉब्लम आता ही है। क्या ऐसा हो जाता है लाइफ में कि जिस पार्टनर को हमने तहे दिल से चाहा है या हमने कभी उसके लिए हम लोग मरते थे या कभी हमने उसको चाहा था, हमने एकदम पसंद किया था उसको हमारा लाइफ पार्टनर बनने के लिए, और सडनली आज ऐसा हो गया कि हम पहले कहते थे कि हम उसके बिना नहीं रह सकते और आज हम कहते हैं इसके साथ हम नहीं रह सकते। तो ये शिफ्ट कहाँ से आ गया, ये बहुत ज़रूरी है हम सबको जानने के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक साइड से होता है, कई बार दोनों साइड्स में होता है, और कई बार हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता है, बट ये प्रॉब्लम कहीं आउटसाइड से भी आता है। बिकॉज वी आर स्टेइंग इन अ सोसाइटी, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग को कुछ सुनने में आता है या कहने में आता है या हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो देयर कैन बी कॉम्पिटेबिलिटी इशू, देयर कैन बी 100 इश्यूज। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई एक ही कारण है जिसकी वजह से कॉम्पिटेबिलिटी या इमोशनल इशू आ जाता है या लोग इतना सीरियस डिसीजन ले लेते हैं कि हमको डिवोर्स करने की ज़रूरत है। मगर कॉम्पिटिबिलिटी इशू के हो सकता है कि इमोशनल इनकॉम्पिटिबिलिटी हो सकती है, कुछ फैमिलीज इश्यूज वगैरह हो सकते हैं जहाँ पे फैमिली वाले को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, या कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज। जैसे मैंने कहा फिल्म स्टार है या बड़े बिजनेसमैन है, इन लोग को तो फाइनेंस का इशू नहीं होता है, बट कहीं मिडिल क्लास फैमिली में ये फाइनेंस ऑल्सो कैन बी एन इशू। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नावेडेज सोशल मीडिया इज प्लेइंग वेरी एक्टिव रोल इन गेटिंग सेपरेशन। बिकॉज कई लोगों के घर में ये होता है कि भाई हस्बैंड ने किसको कॉल किया, किसको से मैसेज कर रहा है, वाइफ किससे मैसेज कर रही है, करके उनके कोई पुराने कोई क्लासमेट्स वगैरह होते हैं या कोई रिलेटिव्स वगैरह मिल जाते हैं। दैट बिकम्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीजन। और कई बार ये खाली सस्पिशंस भी रहता है। चिल्ड्रंस का ग्रोथ कैसे करना है, उनको कैसे बड़ा करना है, उसका लालन पालन कैसे करना है, ये भी एक डिबेटेबल इशू हो जाता है कई बार हस्बैंड वाइफ के साथ में। वर्क लाइफ बैलेंस, आज आप जानते हैं जैसे महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है और हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं कहीं ना कहीं। पर्टिकुलरली महानगर में तो ये ऐसा होता है कि सुबह में जाते हैं, रात को आते हैं, खाना बाहर से मंगवा लेते हैं या मेड रख लेते हैं खाना बनाने के लिए वगैरह। समटाइम इवन चिल्ड्रंस आर ऑल्सो निग्लेक्टेड। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस का भी एक इश्यू आ रहा है आजकल के फैमिलीज के अंदर में। एजुकेशनल जो इम्बैलेंस रहता है कई बार, वाइफ हस्बैंड इज हाईली एजुकेटेड या वाइफ इज हाईली एजुकेटेड, या इनकम के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी कई बार एक मनमुटाव रहता है इन लोग के साथ में। कई बार जॉब रिलोकेशन के इश्यूज होते हैं, किसी बड़ी जगह ट्रांसफर हो जाती है वाइफ वगैरह, दे आर नॉट एबल टू मैनेज द स्ट्रेस, तो उस तरह का एक इश्यूज आता है। छोटे छोटे इश्यूज जैसे घर के इश्यूज हैं उसमें में आ जाते हैं, या कहीं आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी कुंडली नहीं मिल रहा। अरे भाई, जब शादी हुई थी तब तो कुंडली मिली थी। एंड लेट मी टेल यू सर कि मैं जो अभी तक मैं केसेस हैंडल करता हूँ खास करके पोस्ट मैरिटल के, उसमें तो ये आता है कि कुंडली मिली है, 36 गुण भी मिले हैं, और उसके बाद में करीबन 4-5 साल के बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कई बार 7-8 साल के बाद में आते हैं।
और ऐसा नहीं है कि ये आज यंग कपल में है. आई हैव गॉट काउंसलिंग आई हैव डन फॉर as young as 15 days of the marriage couple I have handled, and as good as 40 years of the marriage also I have handled. Most senior couple I have handled which is at almost around 68 years age, उनका भी नहीं जमता है. और एक कपल जो है वो 15 दिन के शादी के बाद बोल रहे हैं कि आज नहीं. बट वाई दिस काइंड ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आर कमिंग? हमारी कहाँ गलती हो जाती है, बहुत सोचना जरूरी पड़ रहा है. और आजकल जो नया ट्रेंड चला है कि जिसमें लोग बोलते हैं कि हम तो सर 2-3 साल से रिलेशनशिप में थे फिर हमने मैरिज की. ये एक बड़ा प्रश्न है कि भाई जब तक आप लोग रिलेशनशिप में रहे, एक दूसरे के साथ में रहे, एक दूसरे को समझने की कोशिश की, एक गोल्डन पीरियड आपके पास में था, उस टाइम आपने पता नहीं क्या टाइम बिताया, कैसे एक दूसरे को समझे, ये तो हमें पता नहीं चल रहा है. बट शादी जैसे ही हो गई, एक बार आपका जो मंगल सूत्र पड़ गया, शादी बन गई, और उसके बाद में आप देखिए कि 15-20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं. ये सारी चीज़ें अगर हमारे जीवन में एनालिसिस कर ली जाए तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक ओपन माइंडेड और ओपन हार्टेड हमारे डिस्कशंस की कमी होती है, या कहीं ना कहीं सस्पिशंस आ जाता है, या कहीं ना कहीं हमको एक कंपटीशन जैसा लग रहा है कि हमारी वाइफ हमसे आगे है या हमारा हस्बैंड हमसे आगे है. वो भी एक नज़रिया देखा जाता है. हमारा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसल्ट योर काउंसलर, आई रिक्वेस्ट योर कंसल्ट योर साइकोलॉजिस्ट, जो आपको बहुत बहुत हेल्प कर सकते हैं. काफ़ी मैरिजेस होते हैं, आउट ऑफ अगर 100 मैरिज की बात करें तो करीबन 94% में तो रिकन्सिलिएशन हो जाता है. बिकॉज ये जो इश्यूज होते हैं कहीं हमारी समझने में गलती होती है. जहाँ पे 5 या 7% जो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे अगर वो रिकन्सिलिएशन नहीं हो पाता है तो बेस्ट काउंसलर विल सजेस्ट हैप्पी सेपरेशन. बिकॉज सफोकेशन करके जीने का कोई मतलब नहीं बनता है. हाँ, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है. अगर हमारे क्लैरिटी नहीं आती है लाइफ में, कहीं ना कहीं अगर दोनों पार्टियां बोलती है, क्योंकि ये ए और ये बी है, अगर दोनों में विचार है कि हमको साथ में रहना है तो ये अंबुजा का सीमेंट का एक अच्छा सा अटूट बंधन बन सकता है. मगर ये कहीं ना कहीं तू मैं यहीं पे रहता है, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज, रिजिड एटीट्यूड रहता है, तो ये ऐसे संबंध आगे नहीं बढ़ सकते. वहाँ पे एक इवन एंडिंग भी हैप्पी होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि हम लोग लंबे कोर्ट केसेस में जाएं, क्योंकि आप देखिए कोई भी वकील आपको ये नहीं कहेगा कि मैं आपका केस हरवा दूंगा. वो तो आपको यही कहेगा कि मैं आपका केस जीतवा दूंगा. वो चाहे आप सही हो या गलत हो, या आपके केस में मेरिट है या नहीं है. तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ का अगर झगड़ा चलता रहता है तो कई बार लॉट ऑफ मनी इज बीइंग ड्रेन इनटू लीगल बैटल, पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज ए एलिमनी का इश्यूज आता है, तो उस टाइम पे ज़्यादा खर्चा मांगा जाता है, या कम. आजकल कोर्ट में भी काफ़ी केसेस ऐसे चल रहे हैं. तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट गिव ए चांस टू योर काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, एंड प्लीज एंश्योर दैट there are efforts put in by you, your partner, even by a counselor to reconcile the marriage, and don't take hasty decisions. There are always possibilities that we start afresh from zero, and एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत कभी भी कहीं से भी हो सकती है. थैंक यू वेरी मच. आई एम ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो. आई नॉर्मली गिव कंसल्टेंसी ऑनलाइन अक्रॉस द ग्लोब. कहीं से भी आप मेरा भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एब्सोल्युटली एनी पॉइंट ऑफ टाइम, please do not live in suffocation. You have to have a clarity in the life. Either you like partner or you do not like partner, but एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप से रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. थैंक यू वेरी मच. ऑल द वेरी बेस्ट.